हेलो बेटा, क्या हाल चाल समाचार? बढ़िया एकदम। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे क्या, आज का जो सेकंड डे है हमारा चैलेंज का, 10 डे चैलेंज का, उसमें हम लोग बात करेंगे किसकी? साउंड चैप्टर की। साउंड चैप्टर बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है। इससे ये मान लीजिए आपका 6 to 7 मार्क्स का आएगा ही आएगा, ठीक है ना। और पूरे नंबर मिलते हैं। अगर इसको थोड़ा सा भी आप कंसंट्रेट होकर के कर रहे हैं तो पूरे के पूरे नंबर आपको इस चैप्टर से मिलेंगे ही मिलेंगे। कोई भी नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो जो जो चैप्टर हमारे पक्के हैं उस पर हम क्यों धोखा खाएं, है ना। और सारे चैप्टर जो टफ हैं उस पर धोखा खा जाएंगे, लेकिन ये जो चैप्टर है ये बहुत प्यारे चैप्टर है, बहुत ही सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक बार सुनोगे समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखो, यहाँ पे चैप्टर जो है वो कौन सा है? साउंड, ठीक है। तो साउंड के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए तुम्हें। तो साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक तरीके की एनर्जी। और एनर्जी भी कैसी है यहाँ पे? तो ये चीज़ यहाँ पे देखो लिखी हुई है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ अ मीडियम पार्टिकल। ठीक, यहाँ पे वाइब्रेशन से ये जनरेट हो जाते हैं। एक एक वर्ड बुकिश लैंग्वेज में याद करना है, इसीलिए नोट्स लेके आए हुए हैं। नहीं तो केवल अगर समझाना होता, और ये अब इस समय क्या है, आपका नंबर आए। आपने समझा होगा साल भर कहीं ना कहीं। आप, मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं करता हूँ, आप केवल ये है कि आधे घंटे में 40 मिनट की जो वीडियो बन रही है आप उसको 1x पे 2x पे देख लीजिए। आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। टू द पॉइंट लिखा हुआ है, ताकि आपको कहीं नोट्स की ज़रूरत हो तो मांग लीजिएगा हमसे, हम बना के भेज देंगे आपको। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन अ मीडियम। मीडियम की ज़रूरत होती है यहाँ पे, ये चीज़ क्लियर हो गई। मैकेनिकल वेव होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी स्पीड कितनी होती है? 332। और 20 पर कितनी होती है? 343। ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने अलग से लिख दिया है। अब बात आ रही भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का मतलब, जैसे लाइट आती थी और टकरा के वापस चली जाती थी, सेम ऐसे ही साउंड भी होता है। तो द रिटर्निंग बैक ऑफ द साउंड वेव ऑन स्ट्राइकिंग अ सरफेस सच एज वॉल, मेटल शीट, प्लाईवुड एटसेट्रा इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। लाइट आए हो, साउंड आए, टकरा करके उसी मीडियम में क्या करे, बाउंस बैक मार दे, तो वो हमारा क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव कहलाता है। आप देखो क्या है, ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव के लिए केवल और केवल एक कंडीशन होनी चाहिए कि जो रिफ्लेक्टर का साइज है वो किससे ज़्यादा होना चाहिए? वो तुम्हारी वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। फिर क्या है, द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव इज यूटिलाइज्ड इन मेगाफोन, साउंड बोर्ड्स एंड ईयर ट्रम्पेट। ये सब में एग्जाम्पल इसका एक यूज होता है। अब तुम्हारे सिलेबस में बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, वो है इको। इको का न्यूमेरिकल आएगा या कंडीशन वगैरह कुछ ना कुछ तो पूछता है वो हर साल। तो इको में क्या है, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। जैसे होता क्या है कि हम लोगों ने कुछ बोला, और जब बोलते हैं तो किसी साउंड से, किसी ऑब्स्टिकल से टकरा करके आवाज़ फिर से हमारे कानों में आए, तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। जैसे अभी मान लो हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं हम लोग समर वेकेशन में, तो हम लोग चिल्लाते हैं बहुत तेज। क्यों चिल्लाते हैं? क्योंकि इतना खर्चा हो चुका है ना वहाँ पे जाने में। तो मम्मी पापा भी मना नहीं करते, क्योंकि उनका बैंक बैलेंस तो उड़ चुका है तुम्हारे घूमने के चक्कर में। तो वो कहते हैं चिल्लाओ बेटा। तो तुम भी खूब तेज चिल्लाते हो, है ना। मान लो अपने किसी फ्रेंड का नाम लिया तुमने खूब चिल्ला के, तो जब चिल्ला के नाम लोगे तो वहाँ से लौट के वापस आती है वो आवाज़, तो तुमको बड़ी मज़ा आती है। देखा, वो प्यार करता है हमको, आवाज़ आई। तो इको वही है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, द साउंड हर्ड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्स्टिकल, है ना। दूर कोई ऑब्स्टिकल होता है वहाँ पे जाती है। जैसे क्या हो गया, क्लिफ हो गया, हिल साइड हो गया, माउंटेन हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो वहाँ से टकरा करके क्या होता है, धीरे धीरे हमारी आवाज़ धीरे आती है ना, पूरी 100% नहीं आ पाती। तो इसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं। लाइट का, साउंड का जाना और टकरा करके वापस आना। जैसे मान लो यहाँ पर कोई इंसान है, वो चिल्ला रहा है, तो चिल्ला रहा है तो ये मान लो मुंह से चिल्लाया इसने, और टकरा करके यहाँ कानों पे इसके आवाज़ आई, तो ये हमारा फिनोमिना क्या कहलाता है? इको कहलाता है। अब यहाँ पे समझो इसको क्या है, वैल्यू कैसे निकालेंगे, होगा कैसे, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो होगा कैसे बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, मेन तो वही है। होता कैसे है ये देखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये ऑब्स्टिकल है, ठीक, और ये कोई चिल्लाने वाला है।
तो ये यहाँ से इसने बोला, ये मान लिया d डिस्टेंस पर है ये आदमी। अब ये जब बोला तो टकरा करके वापस जाएगी, तो जब टकरा के वापस जाएगी तो d डिस्टेंस और चला। तो बताओ टोटल डिस्टेंस इसकी कितनी हो गई। टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो d आया और d गया, तो टोटल कितनी हो गई, 2d हो गई। और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है टाइम का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस हो गई 2d और ये हो गया कितना v, तो टाइम की वैल्यू ये आ जाएगी। या यहाँ से वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इंटू टी हो जाएगी। तो यही फॉर्मूले हैं, यही घुमा फिरा करके लगेंगे, कभी किसी को सब्जेक्ट बना देंगे, कभी किसी को बना देंगे। क्लियर है इतना। तो ये हमारा इको का फॉर्मूला आ गया। अब इको का जब फॉर्मूला आया तो यहाँ पे कंडीशन देखनी पड़ेगी। कंडीशन क्या है, पहली बात तो रिफ्लेक्टर का साइज ज़्यादा होना चाहिए। फिर तुम भी तो चिल्ला के बोलो, इसका मतलब तुम्हारी आवाज़ की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। मान लो हम धीरे से गए वहाँ पहाड़ियों में और हम ही परेशान हैं, है ना, तो वहाँ पे हम थोड़ी ना चिल्लाएंगे। हम धीरे से मान लो कुछ बोल दिया हमने, तो जब धीरे से बोलेंगे तो आवाज़ भी तो लौट के आ रही है और आवाज़ लॉस बहुत हो रही है, तो इसका मतलब खूब जोर से चिल्लाओ तभी तो बात बनेगी। तो ये बात समझ आई, इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, रिफ्लेक्टर का साइज ज़्यादा होना चाहिए। फिर तीसरा क्या हुआ कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, जो पहाड़ियाँ हैं हिल स्टेशन में वहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो वो हम फॉर्मूले से निकालते हैं। अब देखो क्या है, साउंड जाए और टकरा के वापस फिर सुनाई दे, तो भैया तुम अपने कानों में 0.1 सेकंड का तो गैप दोगे ना, कि तुमने बोला और टकराई और 0.1 सेकंड के बाद आए, तब तो मज़ा है, समझ में आएगा इको ही की आवाज़ है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए, 0.1 सेकंड होना चाहिए। तो 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इंटू टी, और 2d की वैल्यू हो गई 34, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 मीटर आ जाएगी। 17 मीटर बेटा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतना, ठीक है। अब कंडीशन देख लेते हैं, फिर से अलग से पूरा लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखते हैं, फालतू काम भी नहीं लिखते। कंडीशन बच्चे क्या है, कंडीशन देख लो, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ साउंड एंड द रिफ्लेक्टर इन एयर मस्ट भी कितना होना चाहिए, 17 मीटर। ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए ये कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। द साइज ऑफ रिफ्लेक्टर मस्ट बी बिगर देन द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, जो रिफ्लेक्टर का साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ से ज़्यादा होना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए। फिर उसके बाद यूज ऑफ इको क्या है, इको क्या, यही है भैया, जब जो अंधे लोग होते हैं तो वो वैसे करते हैं, ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं वो स्टिक को आगे आगे ले जाते हैं, तो जिसको दिखाई नहीं देता है वो क्या करता है, वो वेव भेजता है। उसको जैसे पता है कि मान लो 2 सेकंड बाद टकरा के आनी चाहिए कोई आवाज़, और वो 1 सेकंड में आ गई, तो उसको पता चल जाता है कि जितना हमने गेस किया था उससे पहले कुछ आ गया है, तभी तो आई है टकरा के। जैसे मान लो एक नॉर्मल है कोई, उसको लग रहा है यहाँ पे इतनी देर में आनी चाहिए, ठीक है, तो उसको ये लग रहा है, एक मिनट रुकना, तो उसको ये लग रहा है जैसे यहाँ पे, ऐसे मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इसको लग रहा है कि यहाँ पे रिफ्लेक्टर होना चाहिए, इतना इतना सोचा हुआ है। अब मान लो यहाँ से ही आवाज़ आ जाए, तो रास्ते में कुछ ऑब्स्टिकल आ गया ना, तो ये क्या करेगा, इको के यूज़ से ही पता चला, तो ये अपना रास्ता क्या करेगा, बदल लेगा। ठीक है भाई, रास्ते में अगर कोई पत्थर वत्थर आता है तो तुम लोग अपना रास्ता क्या करते हो, डेविएट कर देते हो ना, ये थोड़ी ना बाइक चला रहे हो तो पत्थर के ऊपर से ही निकाल दोगे। तो इतना तो ध्यान रखते ही हो तुम लोग, तो स्पीड ब्रेकर में जो छोटा सा दरार होती है वहीं से अपना पहिया निकाल लेते हो ना, तुम लोग तो बहुत टैलेंटेड हो आजकल के बच्चे। तो इतना तो वहाँ पे कोर्स किया हुआ है तुम लोगों ने बाइक चलाने का, स्कूटी चलाने का। तो वही है, बैट्स यूज इको टू फाइंड ऑब्स्टिकल इन देयर पाथ, डॉल्फिन भी वही करती है ऑब्स्टिकल से बचने के लिए। सोनार में यूज होता है, अभी सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है तुम लोगों से, अल्ट्रासोनोग्राफी में और इकोकार्डियोग्राफी में यूज होता है, मेडिकल यूज भी है इसका। ठीक, अब इसके बाद देखो न्यूमेरिकल का पहले तो देख लेते हैं थोड़े बहुत, है ना। तो न्यूमेरिकल में क्या है भाई, अब देखो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, इसमें देखो लिखा हुआ है द डायग्राम बिलो शोज आ डिस्प्लेसमेंट। पहले तो ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व है पहला वाला, और दूसरा वाला जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कर्व है। अब इसमें पूछा क्या गया है
यूज द ग्राफ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। अब यहाँ पे देखो टाइम पीरियड पहले निकाल लिया जाता है, तो बताओ टाइम पीरियड अगर देखना है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से देखा जाएगा। तो बताओ कितने टाइम के बाद ये फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा था। तो यहाँ पे ये देखो इस 0.05 का ही बच्चे मार के आ जाते हैं। 0.05 के बाद देखो जीरो पे इसका जो पाथ था वो ऊपर की तरफ था और 0.05 पे किधर है, नीचे की तरफ है। तो वो तो एग्जैक्टली तो नहीं माना जाएगा ना। एग्जैक्टली कब माना जाएगा, 0.10 पे। तो इसका टाइम पीरियड बेटा हो गया 0.10 और फ्रीक्वेंसी जो होती वो होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो यहाँ से 1 अपॉन 0.10 तो 10 हर्ट्स आंसर आ जाएगा इसका। यूनिट होती है फ्रीक्वेंसी की, कितनी होती है, हर्ट्स होती है, तो 10 हर्ट्स इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना। फिर क्या है, वेवलेंथ भी तो निकालनी है। तो वेवलेंथ होता है 1 टाइम पीरियड में चली गई डिस्टेंस। ये क्या होता है, वेवलेंथ होता है। तो 1 टाइम पीरियड में चली गई डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ये ग्राफ बना हुआ है, तो यहाँ पे कितनी 1 टाइम पीरियड में कितना चला है, 2 मीटर चला है ना। तो वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो जाएगी इसकी। यही दोनों निकालना था। आई बात समझ में। और अच्छा इसमें अलग अलग ग्राफ में निकालना, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी यहाँ पे आ गई है। अब जब फ्रीक्वेंसी आ गई तो v इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, एफ लैम्डा होता है ना। तो v की वैल्यू तुम्हें पता है, v की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 मीटर पर सेकंड दी हुई है दोनों केस में। v की वैल्यू हो गई ना 20। अब इसके बाद f की वैल्यू अभी अभी निकाली है तुमने 10 और ये लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 मीटर आ गई। पहले ग्राफ में फ्रीक्वेंसी भी आ गई और ये लैम्डा भी आ गया। समझ में आया बेटा, दोनों चीजें समझ में आ चुकी बस। अब दूसरे ग्राफ से अभी अभी लैम्डा किया था, सेम एफ निकाल लोगे। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखो क्या है लिखा हुआ है, साउंड मेड ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक। यहाँ पे अब हम लोग लेक वेक जा रहे हैं, महंगा चैप्टर है ना ये। तो यहाँ चैप्टर जब महंगा है तो अमीरों वाली बात करेंगे, लेक पे जाएंगे, है ना। गरीबों के लिए होता तो क्या बोलते, नाले पे बोल देते, नहरिया बोल देते, लेकिन यहाँ पे लेक बोला जाएगा, अमीरों वाली लैंग्वेज है ये। तो देखो यहाँ पे अ साउंड मेड ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक टेक्स 4.5 सेकेंड टू रीच अ बोटमैन। ठीक है भैया। और हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द डाइवर इन साइड द वाटर एट द सेम डेप्थ इफ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज इतना 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 इतना। तो क्या कह रहा है, एक साउंड है ऑन द सरफेस ऑफ अ लेक किया गया है, 4.5 सेकेंड लगते हैं उसको कहाँ तक जाने में, रीच द डाइवर इन साइड द वाटर। अच्छा, बोटमैन तक जाने में 4.5 सेकेंड लगते हैं, ठीक है। और यहाँ तक जाने में कितना लगेगा, ठीक। तो देखो यहाँ पे v वाटर किया तो वो कितना है, 4.5 इंटू वी है ना। तो टाइम की वैल्यू कितनी है, 4.5 सेकेंड है। बात समझ में आ रही इतनी, क्लियर है इतना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था कि इतना इन साइड द वाटर इफ स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, ये हमें गिवन है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर कितनी है, 4.5 टाइम्स है किसके, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 4.5 वी ए लिखी हुई है। ये समझ में आया। अब इसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से चले तो टाइम ए की वैल्यू कितनी थी, 4.5 सेकेंड। टाइम डब्ल्यू की निकालनी, वी की वैल्यू क्या होती है, डी बाई टी होती है। तो वी एयर हो जाएगा डी बाई टी ए और वी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, डी बाई टी डब्ल्यू। यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तुम्हारे लिए इतना किया था, नहीं तो यहीं पे लगा लो, डी बाई टी डब्ल्यू इक्वल टू 4.5 डी बाई टी ए। डी से डी गया, टी डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी थी ना। और हाँ, तो ये तुम्हारा 1 अपॉन टी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई 4.5 टी ए। टाइम एयर में कितना लग रहा था, 4.5, क्योंकि ये जो बोटमैन है वो तो एयर में ही वेलोसिटी चल रही है ना। तो यहाँ से ये 1 हो गया, तो टाइम जो हुआ है वो भी कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर है इतना, ये चीज़ समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, रडार इज एबल टू डिटेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहे, न्यूमेरिकल समझ में आने चाहिए बेटा, इसके न्यूमेरिकल ही आते हैं तो इसीलिए न्यूमेरिकल पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं हम।
थ्योरी में बहुत टाइम इसलिए इस समय नहीं लगा रहे क्योंकि तुम लोगों को बुकिश लैंग्वेज याद ही करनी है, तो उसमें क्या हम तुम्हें हंसा हंसा करके याद कराएं, याद ही करनी बेटा इस समय। अ रडार इज एबल टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव्स फ्रॉम एन एनिमी एरोप्लेन, इतना टाइम की वैल्यू गिवन है, कितनी है बेटा 0.02 मिली सेकेंड। इफ द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज 3 इंटू इतना, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम द रडार। तो टाइम हमें गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, हमें क्या करना है, हमें इको के लिए सुनना है क्योंकि रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ था। तो टाइम का फॉर्मूला या डी का फॉर्मूला ही लगा लो सीधे, v इंटू टी बाई 2 होता है। v की वैल्यू तुम्हारी यहाँ पे 3 इंटू 10⁸ है, टाइम मिली सेकेंड में था तो उसको चेंज किया जाएगा और अपॉन में 2, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 3000 मीटर आ जाएगी। समझ में आया। अब इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 85 मीटर। एक वॉल से 85 मीटर पे वो है, यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए तुम। अब बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वॉल एट अ डिस्टेंस इतना, ठीक है, यहाँ पे है, हवा में तो है नहीं, पैर लंबे कर देते हैं इसे, तो 85 मीटर पे है ये डिस्टेंस। कह रहा 2 बार ताली बजाई इसने, ताली बजा क्यों रहा है पहले तो ये देखना पड़ेगा। प्रोड्यूसेस 2 क्लैप्स पर सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में कितनी 2 बार बजा रहा, वाह। ही नोटिस दैट द साउंड ऑफ हिज क्लैपिंग कॉन्साइड विद द इको, ठीक है, तो 1 सेकेंड में कितने बजा रहा है 2 क्लैपिंग कर रहा है, और कह रहा है जब दूसरी बजाता है तब तक पहली आ जाती है, तो इसका मतलब टाइम जो है वो कितना लग रहा है इको आने में 0.5 सेकेंड का लग रहा है। भाई 1 सेकेंड में 2 बजा रहा है, इसका मतलब आधे आधे सेकेंड में बजा रहा है ना, तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल गई। टाइम की वैल्यू 0.5 सेकेंड आ गई, जिसको 1/2 करके दिखा हुआ है हमने। समझ में आ रहा है 1/2 क्यों, कहानी लिखी हुई है वही लिखा हुआ है, सिंस 2 क्लैप्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड देयरफॉर ईच क्लैप इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर 1/2, वही जो हम बोल रहे हैं वही सब लिखा हुआ है। अब इसके बाद इको इज हर्ड इतना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड, तो डी की वैल्यू कितनी थी vt/2 थी ना, तो यहाँ से हमें v निकालना है, तो v हो जाएगा 2d/t, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 85 अपॉन में 0.5, तो यहाँ से ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये 340 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है इतना, हर एक चीज़ समझ में आ रही ना बेटा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बॉय स्टैंड 60 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ टॉल वॉल, ठीक है, एक वॉल के आगे खड़ा हो जाता है और तालियां बजाता है। एक तो सबको इधर तालियां बजाने का बड़ा शौक है, तो यहाँ पे देखो इस चैप्टर में साउंड में ताली ही बजा बजा करके ये लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। तो 60 मीटर है, द बॉय कंटिन्यूज टू क्लैप एवरी टाइम एन इको इज हर्ड। अच्छा, अनदर बॉय फाइंड दैट द टाइम टेकन बिटवीन फर्स्ट एंड 51st, भाई पहले में और किसमें 51st में कितना टाइम लगा है 18 सेकंड का लगा है। अच्छा, पहले और 50 में टोटल क्लैपिंग कितनी हुई 50, तो इसका मतलब 50 क्लैप करने में कितना सेकंड लगा 18, तो 1 कॉन्जिक्यूटिव क्लैप में कितना लगा होगा, तो ये हो गया 18/50। ये समझ में आया। तो वही आंसर में देखो लिखा हुआ है, फॉर्मूला तो वो समझ ही गए वो कौन सा लगना है, तो 2d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120। अब टाइम इंटरवल फर्स्ट और 51st में कितना लग रहा है 18 सेकंड लग रहा है, तो 2 सक्सेसिव क्लैप्स में कितना लगेगा 18/50 लगेगा, और यहाँ से टाइम की वैल्यू आ जाएगी। फिर वही फॉर्मूला लगा करके v = 2d/t यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो ओवरऑल आंसर हमारा कितना आ जाएगा 333 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो अगला करते हैं। अगले में क्या है, अगले में क्या होता है, एक बार बच्चा जो है गन है या तो ताली बजाता है या गोली चलाता है, 2 ही काम हो रहे हैं आजकल। तो अगली बार क्या होगा कि गोली चलाएगा और थोड़ी दूर बढ़ जाएगा, कहेगा अरे अब डरते थोड़ी ना, गोली चलाने के बाद कोई पीछे हटाएगा आज तक, गोली चलाएगा फिर आगे हो जाएगा, कहेगा अब मारेंगे और मारेंगे, सातों के सातों को मारेंगे, एक साथ मारेंगे। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ वर्टिकल क्लिफ फायर्स अ गन, ही हियर्स द इको आफ्टर 3 सेकेंड। तो पहली बार उसने क्या किया, गोली चलाई, और गोली चला करके वो कहाँ बढ़ गया, आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक, इतना समझ में आ गया।
अब देखते हैं इसको। तो कह रहा है यहाँ पे कोई क्लिफ रही होगी, यहाँ पे ये आदमी था और ये डिस्टेंस हमने मान ली कितनी है, d मान ली हमने। कह रहा था यहाँ पे जब उसने इको चलाया हुआ तो 3 सेकंड में हुआ पहला वाला, और ये इको चला करके, गोली चला करके ये आगे की तरफ बढ़ा, है ना, देखने गया कि मरा कि नहीं मरा भी। फिर उसके बाद जब आया फिर देखा भी वो जिंदा है। कितना आगे आया, 82.5 मीटर आगे आ गया। फिर देखा अभी जिंदा है तो फिर मारेगा, तो ये अब की बार कितना बचा, d माइनस 82.5। यही तो क्वेश्चन बनेगा, और तो कुछ है नहीं। तो अब देखो बेटा, पहले वाले में 3 सेकंड था, अब कितना है, 2.5 है। तो यहाँ पे आएगा t इक्वल टू 2d/v, t1, और इस वाले में हो जाएगा t2 इक्वल टू 2d माइनस 82.5 अपॉन v। t1 की वैल्यू थी 3, ये हो गया 2d/v, और t2 कितना था, 2.5 इक्वल टू 2d माइनस 82.5 अपॉन v। तो यहाँ से हम क्या करना है, हमको हमें डिस्टेंस निकालनी है और कैलकुलेट करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैलकुलेशन तो हमने की हुई है तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। d की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो वो 495 आ जाएगी, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 330 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। समझ में आया। अगला करते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7, अ पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन 2 वर्टिकल क्लिफ प्रोड्यूसेस अ साउंड, 2 सक्सेसिव इको आर हर्ड एट 4 and 6 सेकेंड। अच्छा भैया, 2 वर्टिकल क्लिफ के बीच में बैठा हुआ है वो, और क्या कर रहा है, साउंड चिल्ला रहा है, बचाओ बचाओ। तो वहाँ पे बचाने कोई आ रहा होगा इसको। देखो एक मिनट, कॉन्सेप्ट सारे न्यूमेरिकल के समझ में आ रहे हैं ना तुम लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा एक वर्टिकल क्लिफ ये हो गई, एक वर्टिकल क्लिफ ये हो गई। एक मान लो यहाँ पे आदमी है, एक से आ रहा है 2 सेकंड में, एक से आ रहा है 4 सेकंड में इको, और एक से कितने में आ रहा है, 6 सेकंड में आ रहा है। ये वाली डिस्टेंस x1 मान लो, ये वाली x2 मान लो। x1 की वैल्यू हो जाएगी v इंटू t1/2, और x2 की वैल्यू आ जाएगी v इंटू t2/2। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, x1 प्लस x2 होगी ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, और वैल्यू पुट करके बताओ आंसर कितना आ रहा है। तो ये जो कैलकुलेट करा, तो देखो d1 और d2 करके कैलकुलेट किया, और d1 प्लस d2 किया, तो ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया। सब न्यूमेरिकल एक एक करके सॉल्व कराए जाएंगे बेटा। यहाँ पे कुछ एक दो डेफिनेशन है, जो सोनार है, अल्ट्रासोनिक वेव क्यों यूज करते हैं, है ना, वो अभी बताते हैं तुमको। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है भाई, कह रहा पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन द 2 वर्टिकल क्लिफ प्रोड्यूसेस अ साउंड। अच्छा ठीक है, 2 इकोज आर हर्ड एट 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड लेटर। जो अदर है वो 6 सेकेंड लेटर हुआ है ना। यहाँ पे लेटर वर्ड अपने आप में पूरा लेटर लेट कर देगा तुम लोगों को। तो अब की बार जो 4 सेकेंड था, और लेटर होने की वजह से कितना हो गया, 4 + 6। इसीलिए कह रहा हूँ कि जल्दबाजी में ये मत सोचना, ये क्वेश्चन केवल इसीलिए डाला गया था क्योंकि बच्चे लेटर एक दो छोटे छोटे वर्ड मिस कर देते हैं, बाहर आकर के वो शिट ये शिट करते रहते हैं। तो भैया शिट अगर नहीं करनी है पेपर में और पेपर के बाहर, तो सुन लो ध्यान से। तो यहाँ पे 4 + 6 10 हो जाएगा, और आराम से सेम वही मेथड है, और कोई भी दिमाग नहीं लगाना है तुम्हें, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आराम से सॉल्व कर लिया करो। फिर उसके बाद देखो ये उसके प्रैक्टिकल वगैरह सब लिखे हुए हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड है, बस चैप्टर खत्म। तो पहला पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। पहले पार्ट में कहीं कोई डाउट हो तो बताओ। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, तो सेकंड पार्ट से पहले एक चीज और जान लो। क्वेश्चन ये आता है कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, है ना। तो सोनार का फुल फॉर्म वगैरह देख लो। ये एक आता है सोनार, तो इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये शिप चल रही है,
एक होता है ट्रांसमीटर और एक होता है रिसीवर। ये ट्रांसमीटर क्या करता रहता है, वेव भेजता रहता है। तो ये जो वेव भेजता है ये कौन सी वेव होती है, ये होती है अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक वेव होती। तो ये भेजता रहता है। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्स्टिकल है तो ऑब्स्टिकल से टकराएगा और ये रिसीवर तक जाएगा। तो ऐसे ही ये लोग क्या करते रहते हैं, काम अपना करते रहते हैं। तो अल्ट्रासोनिक ये सोनार क्या करता है कि इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है इको के और साउंड को नेविगेट करता है और रेंज कितनी डिस्टेंस पर वहाँ पे ऑब्स्टिकल है या वो उसकी सरफेस है तो वो सब बताता है। तो एक क्वेश्चन तो ये आता है सोनार का फुल फॉर्म। एक आता है अल्ट्रासोनिक वेव ही क्यों यूज करते हैं, तो ये इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये क्या होती है, हाई एनर्जेटिक होती है, हाई एनर्जेटिक वेव है। पहला तो ये हो गया। दूसरा ये होता है नैरो पाथ पे चलती है। नैरो पाथ का मतलब क्या होता है बेटा कि अगर मान लो खूब बड़ी बड़ी ऐसे करके चले, मान लो कलर चेंज कर देते हैं, और कोई वेव होती तो खूब चल रही है ऐसे ऐसे इधर भी, है ना। तो अब क्या है कि भाई पत्थर इतना छोटा सा है, निकल सकते हो, लेकिन बार बार वो इंडिकेट कर रही है कि नहीं हटो वहाँ से। तो कब तक चलोगे, कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल तो हमेशा टकराएंगे ना। तो हमेशा जो लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, नैरो पाथ पे चलनी चाहिए, लेस डेविएट होती है ये, इसलिए यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये सारे पॉइंट इसके समझ में आ गए। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड पार्ट जो इसका है बेटा बुक में दिया हुआ है उसमें देखो क्या है। तो सेकंड पार्ट ये है कि भाई फ्री वाइब्रेशन क्या होता है। तो फ्री वाइब्रेशन होता है कि वो वाइब्रेशन जिसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है फ्री वाइब्रेशन कहलाता है। समझ में आया इतना। और ये क्या होते हैं, पीरियोडिक वाइब्रेशन लगा के हमने छोड़ दिए और कोई भी एक्सटर्नल फोर्स मौजूद नहीं है। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंस नहीं रहता है तो जैसा हमारा नेचुरल होता है वैसे ही चलता रहता है। तो एक बार अगर हमने एम्पलीट्यूड उसको प्रोवाइड कर दिया तो वो लगातार उसी एम्पलीट्यूड उसी टाइम पीरियड से क्या होगा, चलता रहेगा। ये एग्जाम्पल है उसके दो। प्रैक्टिकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि एयर रेजिस्टेंस भी होता है और फ्रिक्शन भी होता है। तो ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है लेकिन माना जाता है ये। तो यहाँ पे देखो ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन टर्निंग फॉर्क व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट हार्ड रबर पैड। फिर क्या है, नेचर ऑफ फ्री वाइब्रेशन। तो नेचर ऑफ फ्री वाइब्रेशन क्या हुए, इसका नेचर क्या होता है, ये सिंपल हार्मोनिक एसएचएम दिखाता है। एसएचएम अभी पढ़ोगे तुम लोग, सिंपल हार्मोनिक होता है। रीस्टोरिंग फोर्स एक्ट करता है। एसएचएम की कंडीशन ही यही है कि वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती हैं। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, केवल और केवल वैक्यूम में पाया जाएगा। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि एक ऐसा मोशन हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ इसमें मान ली गई है। फिर इसके बाद यहाँ पे एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, डायग्राम ये बना लेना। फिर आता है इसके बाद डैम्प वाइब्रेशन। डैम्प वाइब्रेशन देखो क्या है। डैम्प वाइब्रेशन में द पीरियोडिक वाइब्रेशन, ठीक है लिखा हुआ है क्या, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी ऑफ डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड इन प्रेजेंस ऑफ अ रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड। तो नाम ही समझ रहा है, डैम्प कर देना, डंप कर देना। किसी को डंप करोगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जब हम देखो पहले तो वो बहुत एम्पलीट्यूड से चला, पहले बहुत एम्पलीट्यूड से चला, फिर धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड क्या होता चला गया, कम होता चला गया, और फाइनली क्या हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगा, एक्सटर्नली रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, इतना इतना ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल क्या है कि कोई भी एक जो प्रैक्टिकली हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डैम्प वाइब्रेशन है। क्योंकि एक बार कोई पैदा हुआ है तो मरना तो है ही है उसको। तो जितने भी प्रैक्टिकल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, डैम्प वाइब्रेशन। नेचर ऑफ डैम्प वाइब्रेशन क्या है, तो अपार्ट फ्रॉम रिस्टोरिंग फोर्स कौन कौन से फोर्स होते हैं, रजिस्टिंग फोर्स ऑल्सो एक्ट्स ड्यूरिंग वाइब्रेशन विद ईच ऑसिलेशन सम एनर्जी लॉस्ट। भैया प्रैक्टिकली में एनर्जी लॉस्ट होती ही होती है और एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विद टाइम होता है। जैसे मान लो तुम लोग जैसे वीडियो स्टार्ट करते हो तो बहुत मन करता है कि नहीं एक एक चीज़ पढ़ेंगे हम लोग, 15-20 मिनट होते होते
तुम लोगों का सारा मोटिवेशन जो है वो धरा का धरा रह जाता है। बात समझ में आ रही इतनी? तो ये चीज़ होती ही होती। तो प्रैक्टिकली हो तुम लोग भी, इसीलिए 4-4 घंटे की वीडियो बनाने को तो हम बना दें, लेकिन हमें पता है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, तो हमें भी पता है कि तुम कितना कर सकते हो। और इतना टाइम है नहीं कि साल भर का टॉपिक है तो लो डाल दे रहे हैं यूट्यूब पे। मतलब की चीज़ें पढ़ो। आजकल बहुत ही कम कंसंट्रेटेड हो गए हैं बच्चे भी, तो उतना हम समझते हैं कि टू द पॉइंट पढ़ोगे वही फ़ायदा करेगा। वही फालतू की कहानियाँ हैं तो केवल कहानियाँ याद रहती हैं, टॉपिक भूल जाते हैं बच्चे। तो फोर्स वाइब्रेशन समझ में आया, डैम्प वाइब्रेशन समझ में आ गया। फोर्स वाइब्रेशन क्या है बेटा? फोर्स वाइब्रेशन में क्या है कि भाई अब मान लो कि फोर्स हम एक्सेलरेटिंग भी कर दें, है ना, गाना गा रहे हैं, कोई हनी सिंह आकर के गा सकते हैं और जगजीत सिंह भी गा सकते हैं। तो हनी सिंह माननीय जो हैं वो मान लो कि बहुत तेज तेज बजा देंगे, है ना, गिटार वगैरह है तो बहुत तेज बजा देंगे, तो वो क्या करेंगे, फोर्स वाइब्रेशन कैसा दे देंगे, एक्सेलरेटिंग दे देंगे। मान लो कि जगजीत सर बजा रहे हैं तो वो धीरे धीरे बजाएंगे, कोई भी अपना इंस्ट्रूमेंट जो भी बजाते थे वो, तो वो धीरे धीरे बजाते थे, उनको सॉफ्ट गाने अच्छे लगते थे। और यहाँ पे लाउड वाले हैं, तो सबका अपना नेचर हो सकता है। तो बताओ अगर किसी का नेचर अलग अलग है तो फोर्स भी हमें नहीं पता कैसा लग रहा है, कैसा पीरियोडिक थोड़ी देर के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसका ग्राफ बनाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। इसलिए फोर्स वाइब्रेशन का ग्राफ तुम लोग बुक में देखोगे नहीं होता है वहाँ पे। क्लियर है इतना? तो फोर्स वाइब्रेशन में क्या होता है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होता है। पीरियोडिक वर्ड कीवर्ड है, लिखना ही लिखना है। तो वाइब्रेशन कैसा होना चाहिए, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होना चाहिए, एक्टिंग ऑन इट कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो माइक्रोफोन में विद फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू द स्पीच ऑफ स्पीकर। जैसा जैसा हम लोग बोलते हैं कभी कभी मेरी आवाज़ बहुत तेज हो जाती है क्योंकि वो बहुत कीवर्ड होता है, तो वहाँ पे हमें चिल्लाना पड़ता है। हर समय थोड़ी ना चिल्लाते रहेंगे हम, हर समय नहीं चिल्ला सकता कोई भी बेटा। अब उसके बाद आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस समझ लो भैया, एक बोर्ड में ये है कि यहाँ रहना है तो हमें सहना है, ऐसे ही रेजोनेंस है कि अगर बोर्ड देने जाना है 10th में ICSE में तो इससे मिल के ही जाना है, बिना इसके मिले काम बनेगा नहीं। तो रेजोनेंस में जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं उसको कायदे से चार्ट डालो, है ना कुछ रेजोनेंस का आएगा ही आएगा। कोई भी पेपर आज तक ऐसा नहीं हुआ है जहाँ पे रेजोनेंस ना आया हो। तो रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ, किसका है ये, फोर्स वाइब्रेशन का। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नली अप्लाइड किया गया है फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी के मैच कर जाती, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, बॉडी अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से मिलना चलना स्टार्ट कर देती है। तो उसी फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। जैसे होता क्या है, स्कूल में कोई तुम्हारे फेवरेट टीचर होंगे, ठीक है, देखो टीचरों के यार लगभग लगभग सेम नॉलेज होती है। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी या दूसरा कोई टीचर है तो उसके कम नॉलेज होगी। लगभग सारी टीचर और सारी बुक्स लगभग बराबर होती हैं। बस क्या होता है, किसी को हमने, किसी पत्थर को हमने भगवान मान लिया है और किसी पत्थर को हमने रास्ते में फेंक दिया है। तो जिसको हम भगवान मानते हैं तो उसके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी है, ठीक है, हमें उसकी पूजा करते हैं, उसको मानते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसे ही तुम लोग भी हो स्टूडेंट, तो तुम लोग भी क्या करते हो, जैसे मान लो कोई टीचर फेवरेट है तुम्हारा, उसका सब्जेक्ट तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, उसमें नंबर भी आते हैं। वही अगर टीचर फेवरेट नहीं है तो सब्जेक्ट वही है, पढ़ा भी वैसे ही रहा है, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच कर पा रहा है तुम्हारे साथ। तो जब दो लोगों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है, जैसे दोस्ती होते हैं तो आंखों आंखों में इशारा हो जाता है कि अच्छा ये करना है, चीटिंग तुम पहले के 5 क्वेश्चन करके लाना, हम 5 आखिरी के 5 कर लेंगे, नकल कर लेते हो आराम से। तो ये क्या है, दोस्ती भी क्या है, जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तभी तो दोस्ती होती है। तो वैसे ही रेजोनेंस का केस है। रेजोनेंस में याद क्या करना है, और जब दोस्ती मैच करती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोस्ती मैक्सिमम तक जाती है, हम लोग बड़े बड़े काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो दोस्ती ही नहीं है तो कोई भी बिजनेस करोगे तो वहाँ पे भरोसा ही नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर, तो कहाँ से कुछ अच्छा आउटपुट आएगा। तो सेम यही साउंड में भी होता है। साउंड में अगर एक्सटर्नली जो फ्रीक्वेंसी है, एक्सटर्नली अप्लाइड जो फोर्स होता है उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, एक सोर्स की भी तो होती है। अगर दोनों की मैच कर जाती है तो एम्पलीट्यूड बॉडी का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया तो इस पूरे फिनोमिना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। कब अकर होती है, जब एक्स फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की या तो एग्जैक्टली इक्वल हो या मल्टीपल में इक्वल हो। जैसे मान लो 256 लिखी है किसी की,
या 256 पे तो एग्जैक्ट बनेगा, अगर 512 है तब भी रेजोनेंस बन सकता है। ठीक है, ये चीज इसमें कंडीशन है। फिर उसके बाद क्या है, फिर देखते हैं कि चीज समझनी चाहिए बेटा, जो इंपॉर्टेंट है उसमें टाइम दो, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर टाइम दो भी मत बहुत ज़्यादा। तो देखो रेजोनेंस क्या है, अ लाउड साउंड इज हर्ड बिकॉज द वाइब्रेटिंग बॉडी विद लार्ज एम्पलीट्यूड सेंड्स फॉर्थ अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द मीडियम। भाई जब वो हो गया, एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। फिर क्या है, क्वेश्चन आता है व्हेन अ ट्रूप क्रॉसेस सस्पेंशन, जब एक सस्पेंशन ब्रिज होता है और वहाँ पे आर्मी के जवान जाते हैं, है ना, तो उनसे कहा जाता है कि अपनी जो चहलकदमी है, अपने जो कदम है, उसको क्या किया जाए, ब्रेक किया जाए। ब्रेक क्यों किया जाए, क्योंकि मान लो सबने एक के साथ एक पैर रख दिया, ठीक है, तो जब सब एक साथ पैर रखेंगे तो उस समय सस्पेंशन ब्रिज हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से चलेगा, और जब हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से चलेगा तो भैया है तो सस्पेंशन ही ब्रिज, और वो अगर हाईएस्ट एम्पलीट्यूड से चल गया तो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कोलैप्स कर सकता है। जैसे देखते हो कभी कभी न्यूज में आता रहता है कि यहाँ पे कोई चीज़ कोलैप्स कर रही है, तो वहाँ पे जितनी उसकी लिमिट थी ब्रिज की उससे ज़्यादा लोग आ गए, और जब ज़्यादा लोग आ गए तो भाई एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई और कहीं मैच कर गया, तो उस समय क्या होता है, मामला थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए वहाँ पे कहीं पे भी देखोगे तो लिखा रहता है लिमिट इतनी, मैक्सिमम लिमिट इतनी है, तो ये उसी का एग्जाम्पल है। क्लियर है इतना। अब रेजोनेंस ऑफ साउंड के एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट था इसलिए इतनी मेहनत की हमने, नहीं तो करते भी ना हम, क्योंकि ये सब टाइम लगता है हमको भी, हमें आता थोड़ी ना है। और जो वीडियो बन रही हैं वो समझ लो बेटा, हमारी टीम बहुत बड़ी टीम है, एक लोग की, अकेले हम इसमें तुम्हें थंबनेल भी लगा रहे होते हैं, अकेले ही थोड़ा बहुत एडिट भी कर रहे होते हैं, तो बस किसके लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए तो कर रहे हैं। प्यार बरसाते रहिए बेटा, अगर चैनल को लाइक अभी तक नहीं किए हो, देख रहे हो इतनी देर से, लाइक कर दो, है ना, अपने दोस्त को बता दो। एक एक होमवर्क है भैया, अपने अपने दोस्तों को लेकर के आना है और बताना है। डिसअपॉइंट नहीं होंगे दोस्त, इतनी हमारी गारंटी है। अगर समझ में आएगा तो बढ़िया आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। उनको भी कभी यह नहीं लगेगा कि ख़राब चैनल पे लेके आ गए जहाँ केवल हंसी मजाक होता है। टू द पॉइंट यार, 10 दिन में इतना कंटेंट दे देंगे ना, आराम से पेपर निकलेगा। लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ये ना सोचो कि इसी 10 दिन में तुम्हारे 95 प्लस आ जाएंगे, नहीं आते हैं यार। हम खुद टीचर हैं, हमें पता है कि जो बच्चा आखिरी के महीने मेहनत कर रहा है तो वो 80 तो खुद मान के चल रहा है कि 80 में तो लड्डू बंटवा देंगे पापा, है ना। तो वो फालतू ये सब मोटिवेशनल के चक्कर ना पड़े, थंबनेल के चक्कर में 95 प्लस आ जाएंगे, मेरे नहीं आने। केवल और केवल ये है कि इज्जत से पास हो जाओगे अगर ढंग से करोगे, नहीं तो पास तो हो जाओगे, थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी। अगर 80 प्लस आ जाएंगे तो तुम्हें पता है कि घर में लड्डू बटेंगे, ठीक है, तो परेशान मत हो। अब यहाँ पे देखो एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट आता है बेटा कि यहाँ पे जैसे मान लो इसकी लेंथ सेम लगभग है, तो ए को अगर हमने क्या किया, वाइब्रेट किया, तो बताओ सी वाला सब पे लगेगा, तो भाई ए को वाइब्रेट करके छोड़ेंगे तो फोर्स वाइब्रेशन तो सब पे लगेगा, लेकिन लेंथ किसकी सेम है, लेंथ ए और बी की सेम है, तो बी वाला जो होगा वो रेजोनेंस में आ जाएगा, ठीक है। और बी वाला रेजोनेंस में आ जाएगा तो बी वाला अपने लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड से चलना स्टार्ट कर देगा। तो ये चीज होती है, ठीक, इतना समझ में आया। डी वाला लंबा है, ये मत सोचना कि वहां पे लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो जिसका सेम होगा उसी के साथ मैच करेगा, है ना। ये ना सोचना वो लेंथ छोटी थी इसकी लेंथ ज़्यादा थी, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे वही पूरी इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैंने हिंदी में बोल दिया, देखो तुम्हारा 1 मिनट बचा लिया। एक्सप्लेनेशन भी वही लिखा हुआ है, कहानी फालतू की। तो बुकिश लैंग्वेज बेटा इसीलिए कह रहे हैं नोट्स निकाल लेना या वीडियो को पॉज करके देख लेना, जो जो हमने हिंदी में बोला होगा वही कहो तो इंग्लिश में पढ़ लें, लेकिन कोई मतलब है नहीं, तुम समझदार हो, इंग्लिश मीडियम हो। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखो, दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या है, फिगर शोज 2 ट्यूनिंग फॉक्स ए एंड बी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी माउंटेड इतना 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 ईच अदर, द फॉक्स ए इज सेट इनटू वाइब्रेशन, डिस्क्राइब योर ऑब्जर्वेशन। अच्छा, स्टेट द प्रिंसिपल इलस्ट्रेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो हमने क्या किया है, ए को हमने वाइब्रेशन में सेट किया है और उसको लगा करके रख दिया है। अब ऑब्जर्वेशन देख लो भैया, इतना पढ़ा है तो, द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क ए प्रोड्यूसेस द फोर्स वाइब्रेशन इन द एयर कॉलम ऑफ इट्स साउंड बॉक्स, ठीक है। साउंड बॉक्स में वो क्या करेगा, फोर्स वाइब्रेशन करेगा।
These vibrations of large amplitude because of the large surface area of air in the sound box. They are communicated to the sound box of fog B. The air column of B start vibrating with the frequency of the fog A since the frequency of these vibration is same as the natural frequency of the fog B. The fog B pick up the इतना देखो ये है क्या कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था, तो ए को जब हमने वाइब्रेट किया, जब हमने ए को वाइब्रेट किया तो उसके अंदर लार्ज एम्पलीट्यूड के वेव जो हुई फोर्स वाइब्रेशन की वजह से वो ज़्यादा हो गए। अब जब वो ज़्यादा हो गए तो वो वाइब्रेशन में आ चुके हैं, उसी से एक साथ लगा हुआ क्या है, बी है, तो वो सारा का सारा ट्रांसफर कहाँ पे होगा, बी पे होगा, और सब कुछ सेम होने की वजह से बी में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा, और बी वाले भी जो होंगे वो लार्ज एम्पलीट्यूड से चलना स्टार्ट कर देंगे, तो फिनोमिना क्या है, रेजोनेंस है। इसको बुकिश लैंग्वेज में एक बार देख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। थर्ड देखो या क्या है यहाँ पे, इन द फॉलोइंग डायग्राम ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट टेस्ट ट्यूब ईच ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर which are filled with water up to a height of 12 centimeter, 12 centimeter, 14 centimeter, 16 and 18। ए में है 12, इसमें है 14, इसमें है 16, इसमें है 18, ठीक है। If a vibrating tuning fork is placed over the mouth of the test tube D, तो यहाँ पे हमने क्या किया, D के ऊपर रखी, a loud sound is heard। Describe the observation with the tubes A, B, C when the vibrating tuning fork is placed over the mouth of these tubes. Give the region of your observation. State the principle to illustrate इतना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये है तुम्हारा 20 की पूरी थी, ठीक है, 18 पे जो है लाउड साउंड आ गया, तो ये था 2, ये था 4, ये था, मतलब 20 से माइनस करके बता रहे हैं, ये था 8, 20 से माइनस किया अगर हमने सबको, तो ये 2 पे आ रहा था, ये 4 पे आ रहा था, ये 6 पे आ रहा था। ये बात समझ में आ रही है, 20 से माइनस करोगे इसको, 20 से इसको, 20 से इसको और 20 से इसको, तो ये तुम्हारे पास आया 8, ये आया 6, ये आया 4, ये आया 2। अब ये जो था ये ऑर्गन पाइप थे, और ऑर्गन पाइप कैसा था, एक तरफ से बंद था ना, तो इसको बोला जाता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है बच्चे, वो होता है 1:3:5। तो बताओ 2 है तो ये हो जाएगा 2:6:10। अब बताओ 2 के साथ 6 कहाँ पे आया है, 2 के साथ 6 आया है बी पे, तो जो बी वाला होगा वो रेजोनेंस मैच करा ले जाएगा, और ए और सी जो होंगे वो फोर्स वाइब्रेशन में आएंगे। बात समझ में आ रही है। तो इतना तुम्हें लिखना पड़ेगा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो होता है बच्चे वो कितना होता है, 1:3:5 होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर डबल करोगे तो 2:6:10 चला जाएगा, और वहां से ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हर एक चीज़ समझ में आई। चलो, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे देखो लिखी हुई हैं, ठीक है, इंग्लिश में लिखी हुई हैं, थोड़ा देख लेना, हमारी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, ठीक है। तो अब देखो 2 पार्ट हमारे पूरे क्लियर हो गए हैं, है ना, और अगर हम लोग सही से करेंगे तो 10-15 मिनट में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड भी हो जाएगा विद न्यूमेरिकल, है ना। अगर न्यूमेरिकल के साथ आपको 10th का टॉपिक 1-1 घंटे में कवर हो रहा है तो कितनी मज़ेदार बात है यार, और क्या चाहिए, और इंसान से तुम क्या चाहोगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा तो सब्सक्राइब कर दो यार, चैनल थोड़ी इज्जत बढ़ जाए हमारी भी मार्केट में, है ना। और क्या है, और तो कोई फ्री की बैचेस चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है किसी को, बस मन लगा के पढ़ लो। अगर नहीं कर रहे हो लाइक और सब्सक्राइब तो यार मेहनत करो फिर, है ना, क्योंकि बीच में हम ऐसा तो है नहीं कि नाच गाना कर रहे होंगे बीच में। तो टू द पॉइंट चीज़ें हो रही हैं, समझ में भी आ रही हैं सबके, कोई दिक्कत है ही नहीं किसी को, तो बस मज़ेदार तरीके से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये अब आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट बेटा हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। सेकंड पार्ट तक कोई भी दिक्कत नहीं थी किसी को रेस्ट लेना हो तो 1 मिनट का रेस्ट ले सकता है, और लाइव अगर चाहते हो कि हम लाइव आकर के पढ़ाएं तो यार कम से कम 10 बच्चे तो होना, है ना। करने को क्या है, हम 1 बच्चा भी होगा तो आराम से पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ये है कि अगर चाहते हो प्यार अपना दिखाओ कि हाँ, कमेंट में बताओ कि हाँ सर, तो मैं एक डेफिनेट टाइम दे दूँ, वो डेफिनेट टाइम पर तुम लोगों का स्टार्ट हो।
तुम लोगों की इतनी क्लास मैसेज आ रहे थे तभी हमने ये 10th का बैच स्टार्ट किया है, नहीं तो 10th वाला बैच लेने का मन नहीं था हमारा, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था ऑलरेडी। लेकिन मैंने कहा कि अगर बच्चों, क्योंकि और सब चैनल भी मैंने देखे तो उसमें एक एक घंटे में तो वो कभी नहीं ख़त्म करा पा रहे हैं और खींच रहे हैं वो ज़्यादा, वो बच्चे को पूरा पूरा टॉपर ही बना करके छोड़ेंगे। तो हम क्या है कि भाई बीपीएल कार्ड वालों के लिए भी कुछ चैनल होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे सोचा कि टू द पॉइंट एक एक घंटे की जितनी भी वीडियो बनती हैं उतना देते हैं बच्चों को। आगे तुम लोगों का प्यार है, अगर चैनल को ग्रो कर ले गया तो कर ले गया, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, हमारी लाइफ तो चल ही रही है बढ़िया, कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है किसी को। तो यहाँ पे अब आते हैं चैप्टर नंबर साउंड में ही पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 है क्या बेटा? पार्ट 3 हमारा जो है वो है करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में क्या है कि भैया 3 साउंड की करेक्टरिस्टिक होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? 3 होती हैं, है ना। कौन कौन सी होती हैं वो बता दे रहे हैं। पहली होती है लाउडनेस, फिर होती है पिच और ठीक होती है क्वालिटी। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी क्या होता है? तो लाउडनेस क्या है? प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम आवाज़ धीरे आ रही है, तेज आ रही है ना, इसके बारे में बताते हैं। तो अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो इसका मतलब क्या है? आवाज़ हल्की आ रही है। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है इसका मतलब आवाज़ तेज आ रही है। पढ़ाते पढ़ाते हम ही जो है कभी कभी धीरे बोलते हैं, कभी कभी एकदम से चिल्लाने लगते हैं। तो जब एकदम से धीरे बोलेंगे तो उस समय मेरी आवाज़ क्या होगी? स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा। एकदम से हम क्या करेंगे? चिल्लाने लगेंगे, तो उस समय मेरी क्या होगी? लार्ज एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। इसके बाद देखो क्या है। अब इंटेंसिटी भी एक आती है इस यहाँ पे, तो एक एक चीज़ समझते हैं। इसमें क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बहुत आता है, तो देखो क्या है। द इंटेंसिटी ऑफ अ वेव एट अ पॉइंट ऑफ द मीडियम इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। तो ये इंटेंसिटी की डेफिनेशन है, इसको ढंग से याद कर लेना। पूछी तो नहीं जाती है लेकिन पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई ना कोई बना देते हैं घुमा फिरा करके, अगर नहीं पता है तो फंस जाओगे तुम लोग। ठीक, फिर आता है कि लाउडनेस। लाउडनेस जो होती है वो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, और इंटेंसिटी हुई या एम्पलीट्यूड हुआ ये ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है, बता देता हूँ तुम्हें। ऑब्जेक्टिव होता है जिसकी डेफिनेट एक वैल्यू है। ठीक है भाई, तुम्हें हो सकता है मेरी धीरी आवाज़ पसंद आ रही हो, कोई एक बच्चा होगा उसको बहुत तेज आवाज़ अच्छी लगती होगी। तो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे, वो होती है सब्जेक्टिव। मतलब मेरी आवाज़ वही है, जैसे मान लो पेपर में किसी के 70 नंबर आए, है ना, और 70 नंबर आके कोई रो रहा होता है और कोई लड्डू बांट रहा होता है। तो नंबर भी एक तरीके के, नंबर के बाद जो खुशी या दुख है जिंदगी में, खुशी या दुखी, दुख जो होता है वो सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आज किसी के पास आईफोन है तब भी वो रो रहा है, और कोई नोकिया का फ़ोन लेके खुश हो रहा है। तो खुशी थोड़ी ना, आप पैसा बता सकते हो कि ये अमीर है ये गरीब है, लेकिन खुशी थोड़ी ना बता सकते हो किसी की। सेम ऐसे ही होता है। कभी कभी देखो 90 नंबर आकर के कोई बच्चा रो रहा होता है कि अरे यार सेकंड आ गए, और 90 नंबर में यहाँ 2 लड़के पास हो जा रहे हैं, है ना, तो वो खुश हैं दोनों के दोनों, मस्त अपना बाइक पे घूम रहे हैं। तो ये सारी की सारी क्या है? सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी है। तो जो पर्सन टू पर्सन वेरी करे वो क्या है? सब्जेक्टिव। और जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू हो, वो तुम्हारी क्या होती है? वो होती है ऑब्जेक्टिव प्रॉपर्टी। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग लाउडनेस में देखो क्या क्या फैक्टर हैं जो बताते हैं उसके बारे में। तो लाउडनेस समझो, लाउडनेस और इसकी बात करें तो लाउडनेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो L प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? A स्क्वायर हो जाएगा। लाउडनेस वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो लाउडनेस जो है वो इन्वर्सली होती है। भाई जैसे मान लो कोई मेरा बच्चा, कोई बच्चा है वो मेरे पास बैठा हुआ है, पहले स्कूल की बात करते हो तो फर्स्ट सीट पे आवाज़ ज़्यादा तेज आती है, वही लास्ट सीट पे जाते हैं तो आवाज़ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लाउडनेस क्या होता है? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है वैसे वैसे लाउडनेस की वैल्यू कम होने लगती है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? तो अब इसके बाद देखो फिर क्या है। लाउडनेस डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी पर डिपेंड करती है। प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंट बॉडी पे डिपेंड करती है। लाउडनेस की यूनिट क्या होती है? फॉन। फॉन और डेसिबल में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए साफ साफ लिख दिया मैंने।
लाउडनेस की यूनिट क्या होती है फॉन, और साउंड लेवल की यूनिट क्या होती है डेसिबल होती है। दोनों चीज़ें याद रखो। तो पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हुआ, किसका, ये था लाउडनेस का। अब इसके बाद आता है पिच। तो पिच देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि हम बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, बहुत लंबा लंबा खींच खींच के बोल रहे हैं, तो उस समय, और मान लो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तब क्या करोगे, ये वीडियो कोई बच्चा 2x पे देख रहा होगा, कोई 0.75x पे देख रहा होता है, तो उसके हिसाब से चीज़ें वहाँ पे क्या हो रही होती हैं, बदल रही होती हैं, तो उसका हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पिच की बात आ गई, तो पिच देख लो, पिच में वही सारी चीज़ें फिर से लिखी गई हैं। तो यहाँ पे देखो एक फ्लैट नोट बन गया और एक क्या बन गया हाई पिच, एक लो पिच होती है और एक हाई पिच होती है। यहाँ वाले की फ्रीक्वेंसी एफ है और यहाँ वाले की कितनी है 1.5x है। देखो यहाँ तक इसने दो ही राउंड पूरे किए, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। यहाँ तक देखो प्लस माइनस प्लस, तो ये 2 हिस्से पूरे कर रहा है और ये 3 हिस्से पूरे कर रहा है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी f हो जाएगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1.5f हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना हमको। फिर क्या है, पिच ऑफ नोट डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी, द मोर द फ्रीक्वेंसी द मोर इज द पिच। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर से वही बात, पिच जो होती है वो सब्जेक्टिव नेचर होता है और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव नेचर होता है, इतना ध्यान रखना। फिर उसके बाद आती है क्वालिटी, क्वालिटी है और फिर उसके बाद 4-5 क्वेश्चन है और ख़त्म हो जाएगा ये हमारा, बहुत लंबा है नहीं। तो क्वालिटी में देखो क्या है, क्वालिटी ऑफ अ साउंड। अब क्वालिटी क्या होता है भैया, डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग होती। अब मान लो गिटार कोई बजाता है ना, और कोई तबला बजाता है, तो गिटार वाले का वेव फॉर्म अलग बनेगा, तबला जो बजा रहा है उसका अलग बनेगा। तो मान लो यहाँ पे गिटार वाले का ये वेव फॉर्म अलग बना, ये तबले वाले का अलग बना। तो यहाँ पे क्वालिटी जो होता है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है वेव फॉर्म पे। ठीक है, जैसे मेरी गंदी आवाज़ है, बेकार आवाज़ है, तो मेरा वेव फॉर्म अलग बन रहा होगा। अभी अरिजीत सिंह की, सोनू निगम की, इन सब की आवाज़ें देखोगे तो इनका वेव फॉर्म अलग बनता है। तभी हम कभी इंडियन आइडल पे भी नहीं गए, क्योंकि भगा दिए जाएंगे, बेइज्जती होगी, फ़ायदा क्या। तो अपनी औकात पता होनी चाहिए आपको, किस स्टेज पे खड़े होना है। हम अभी केमिस्ट्री पढ़ाने लगे हैं तो तुम लोग जो है कमेंट सेक्शन भर दोगे मेरा, क्योंकि ख़राब पढ़ाएंगे, और फिजिक्स ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन खाली रहता है मेरा। तो देखो अब यहाँ पे, क्वालिटी ऑफ अ साउंड इज दैट कैरेक्टरिस्टिक विच डिस्टिंग्विश द टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड सेम पिच। जब तीसरे की बात करते हैं तो पहले दूसरे को क्या रखते हैं, सेम रख देते हैं। जब पिच की बात की थी तो ध्यान रखना लाउडनेस को और क्वालिटी को सेम रखा गया था। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। समझ में आया। म्यूजिक एंड नॉइस की बात करें तो बेटा जैसे वही बताया ना अभी अभी कि मेरी आवाज़ जो है वो म्यूजिक है और किसी की आवाज़ जो है वो क्या है, वो नॉइस हो सकती है। तुम्हारे अभी प्री बोल्ड है, या मान लो अच्छा अभी बोल्ड है, तो मेरी आवाज़ क्या लग रही है तुम्हें, म्यूजिक लग रही है। बोल्ड के बाद क्या तुम मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तुम्हें, जैसे ही आ जाएगा मेरी आवाज़ तुरंत म्यूट करोगे उस समय यूट्यूब को, अरे किसकी आवाज़ सुन ली, तो वही उस समय क्या होता है, नॉइस हो जाती है। क्लियर है इतना। तो अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे थोड़ी टेक्निकल बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर एक रेगुलर है ना पीरियोडिक ये अगर चलती है आवाज़ तो वो अच्छी लगती है कानों को, और एक क्या है डिस्टर्बिंग है, जनरेटर वगैरह होता है ना, और स्कूल में लंच होता है तो तुम लोग एकदम चालू हो जाते हो सारे 50 के 50 बच्चे, तो वो भी क्या एक तरीके से नॉइस है। तो यहाँ पे देखो म्यूजिक का ग्राफ थोड़ा ठीक ठाक बना है, इज्जतदार बना है, और नॉइस का एकदम से बेकार बन गया है। तो ये चीज़ म्यूजिक और नॉइस होती है। आपको इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल में देखो बेटा अब जो क्वेश्चन होंगे अब वो इको के नहीं है, अब वो किसके हैं, वेवलेंथ के हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे नापेंगे वो सारे। तो देखो यहाँ पे द फॉलोइंग फिगर शोज द डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, विच ऑफ द वाइब्रेशन इज द लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड। लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड किसका दिखाई दे रहा है, ठीक है। विच ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ लीस्ट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, ए और सी की फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो देखो ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, हाँ वेवलेंथ ऑफ बी एंड ए। तो हर एक चीज़ की यहाँ पे बतानी है। तो हमें सबसे पहले किसका चाहिए, लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड चाहिए। तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड इतना ही दिख रहा है, यहाँ का एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। एक लाइन अगर नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पे पूरी एक लाइन का गैप है, यहाँ पे आधे का गैप है, यहाँ तो और कम है।
तो सबसे ज़्यादा किसका है, वो तो बी का है। ठीक, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पूछी गई है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखो, इसका टाइम पीरियड 1 2 3, ये 3 चक्कर घुमा रहा है इतनी देर में, ये 2 चक्कर घुमा रहा है, ये 1 ही चक्कर घुमा रहा है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ऐसे समझो ना कि भाई हम 3 बार घूम गए, एक सेंटेंस बोलना था 1 सेकंड में, हमने बहुत प्यार से बोला, हमने जल्दी जल्दी बोल दिया, है ना। तो जितनी बार जल्दी जल्दी बोलोगे उतना जो है टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो लीस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी हो गई, यहाँ पे सी वाले की हो गई। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 चक्कर लग रहे थे, यहाँ पे 2 चक्कर लग रहे थे, यहाँ पे 1 चक्कर लग रहा था। तो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी बिटवीन ए एंड सी, तो ए और सी की कितनी हो जाएगी, 3:1 हो जाएगी। अब इसके बाद v की वैल्यू क्या होती है, एफ लैम्डा होती है ना। तो लैम्डा जो होगा, अगर v सेम है तो लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ हो गया। तो लैम्डा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एफ हो गया। अब देखो यहाँ पे किसका, इसका b और a का पूछा गया था। तो b और a की अगर हम पूछ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या था, फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो था वो b और a में 2:3 का था। तो बताओ वेवलेंथ का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा ना, तो 3:2 आ जाएगा। करने का तरीका ये यहाँ पे लिख दिया है ताकि तुम लोगों को कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो देख लेना। मेथड समझ में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे द फिगर ए एंड बी रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देयर वेलोसिटी, हाउ डे डिफर इन क्वालिटी। ठीक है, वेवलेंथ, पिच, लाउडनेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 6 है और यहाँ पे कितना है, 8 है। तो सबसे पहले आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी तो देखो अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। वो वेलोसिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्लियर है इतना, इतनी बात समझ में आ गई। फिर इसके बाद देखो, फिर लाउडनेस की बात कर लेते हैं पहले। तो लाउडनेस जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। हमें किसका, इसका निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द इतना। तो एल ए अपॉन एल बी अगर तुम निकालोगे तो आ जाएगा ए अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ए का कितना था, 6 और एम्पलीट्यूड बी का कितना था, 8। तो यहाँ से 6/8 का होल स्क्वायर आ जाएगा। वेवलेंथ की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 1 चक्कर, 2 चक्कर, इधर 3 चक्कर, इधर 1 और 2। तो ये तुम्हारा डिस्टेंस में, या ऐसे करो 3 4 5 6। तो ये पूरे जब 3 टाइम पीरियड चला है तब ये चला है कितना, 2x। और ये 2 टाइम पीरियड में कितना चला है, 2x चला है। 1 टाइम पीरियड की डिस्टेंस होती है तो 1 टाइम पीरियड हो जाएगा 2/3। और इसका 1 टाइम पीरियड में चली गई लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x/2। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो ये वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1.5 लैम्डा है, x की वैल्यू 11 लैम्डा भी। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे और ये लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी आ जाएगा। समझ में आया। फिर उसके बाद आता है v इक्वल टू एफ लैम्डा से। तो f की वैल्यू क्या हो गई, v बाई लैम्डा हो गई। तो एफ ए अपॉन एफ बी, ये आ जाएगा वी ए बाई लैम्डा बी और वी बी बाई लैम्डा बी। तो यहाँ से एफ ए अपॉन एफ बी कैलकुलेट करोगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। लाउडनेस का बता ही चुके थे तुम्हें। वेव फॉर्म जो है वो बोथ ए और बी का सेम है तो जो होगी सेम क्वालिटी हो जाएगी। समझ में आया। यहाँ पे इसके आ रहे हैं क्वेश्चन, इसीलिए बताएं, इधर पिछले 2-3 सालों से ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसलिए इसको ध्यान में रख करके बनाया गया है इतना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, लिखा हुआ है 2 वेव्स ऑफ द सेम पिच हैव एम्पलीट्यूड इन द रेशियो 1:3। एम्पलीट्यूड का रेशियो इतना है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस। तो लाउडनेस तो बेटा a1² अपॉन a2 होती है। और फ्रीक्वेंसी के बारे में लिखा है, सेम पिच लिखा गया है तो 1:1 हो जाएगी। लाउडनेस का फॉर्मूला a1/a2 का होल स्क्वायर होता है। फिर क्या है, अ सर्टेन साउंड हैज अ फ्रीक्वेंसी इतनी, फ्रीक्वेंसी 256 है और वेवलेंथ कितनी है, 1.3 है। स्पीड निकालनी है तो v का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ लैम्डा हो जाएगा, यहाँ से निकल आएगी।
फिर कह रहा है व्हाट डिफरेंस वुड बी फेल्ट बाय अ लिसनर बिटवीन द अबव साउंड एंड अनदर साउंड ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड बट ऑफ वेवलेंथ 2.6। तो भैया एक 1.3 का है और एक कितना है 2.6 का है। तो हमें क्या है, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, पहले वाले की क्या होगी, कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे पहले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी थी 256 थी और दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है 128 है। तो फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो पिच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये हमको डिफरेंस पता चल जाएगा आराम से। तो अब देखो साउंड चैप्टर इतना लंबा चैप्टर था, इसमें हर एक चीज़ कवर हुई है। इस वीडियो में ऐसा नहीं कि कोई एक चीज़ मिस हो गई हो, ठीक है। आपको पूरा कंटेंट मिल रहा है, कम से कम समय में मिल रहा है और अच्छे से अच्छा मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नोट्स आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, तो हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को। तो अब बताओ अगर इससे भी कहीं कमी रह गई हो, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अगर कोई कमी हो सकती है भाई जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल हो, मुझे नहीं लग रहा हो, मैंने भी इतने सारे बच्चों को देखा है, तो उसी के हिसाब से ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर उसके बाद भी तुम लोगों को लगता है कि कोई अपना फीडबैक देना हो या अच्छा हो तो अच्छा दे दो, कोई कमी हो तो उसको भी पॉजिटिव वे में लिखो ताकि उसमें सुधार किया जा सके। सर इस पे थोड़ा न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे करना है। एमसीक्यू जो है उसकी एक अलग से सीरीज चलाएंगे, 15 नंबर का आता है एमसीक्यू, तो उसकी एक सीरीज चलाएंगे सारे क्वेश्चन की, ठीक है। उसको एमसीक्यू को अभी इसमें नहीं डालना है क्योंकि अभी हमारा जो माइंड मेकअप होना चाहिए वो होना चाहिए कि बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे करने हैं। एमसीक्यू का एक पूरा सीरीज बनाएंगे, उसमें हर चैप्टर, वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार चैप्टर कर चुके हो। केवल आप सोचो एमसीक्यू से चैप्टर सीख लोगे तो नहीं हो सकता। शॉर्ट से वीडियो वायरल नहीं, वीडियो तक जा सकते हो लेकिन समझने के लिए आपको वीडियो पे ही आना पड़ेगा, ठीक है ना। शॉर्ट से कोई बच्चा समझ नहीं पाता है, लेकिन हम लोग की अब आदत हो गई शॉर्ट्स देखने की। तो इतना ध्यान रखो, वीडियो देखो, उसके बाद एमसीक्यू पे आओगे तो एमसीक्यू फटाफट होंगे। अगर हम 100 एमसीक्यू देंगे तो देखना तुम लोग 80-90 तक खुद ही लगा लोगे, है ना। तभी तो 15 लाओगे, और कैसे आएंगे। तो इसके बाद भी कोई अगर रिव्यू देना हो या कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है बेटा आपके लिए। आप अच्छे एंड पे आकर के हमें बता सकते हो कि सर यहाँ पे थोड़ी कमी हो रही है, हमारी तरफ से हो रही है, आपकी तरफ से हो रही है, कहीं पे भी कोई भी, सबका स्वागत है। और एक होमवर्क ये है कि बेटा अगली बार आइए तो अपने दोस्तों को या अपने स्टेटस पे शेयर कर दीजिए कि हाँ एक फिजिक्स की क्लास बढ़िया चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। कितनों का भला हो सकता है आप कर दीजिए, आपका क्या, आपको अपने स्टेटस पे लगाना, कौन सा पैसा लग रहा है। और यहाँ पे बच्चे को आने का भी पैसा नहीं लग रहा, पूरा पूरा चैप्टर साउंड समझ में आ रहा है, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।